नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचार से। कृषि क्षेत्र में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए देश भर से आए 45 एफपीओ किसानों ने तरंग कृषि मेले में लिया भाग। 3 दिन तक चले इस मेगा तरंग मेले में किसानों को अपने कृषि उत्पादों की बिक्री के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी का मिला शानदार अवसर। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री किसान योजना किसान भाइयों के लिए बन रही है वरदान। योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के 15.67 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मिल रही है आर्थिक मदद। फूलों की खेती करके कैसे किसान भाई न केवल बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि अपनी कला से लोगों का मन भी मोह सकते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला श्रीनगर की वादियों में। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में फूलों की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहां आ रहे हैं। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। कृषि क्षेत्र में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ किसान उत्पादक संगठनों ने नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में स्टॉल लगाए। 3 दिन तक चले इस मेगा तरंग मेले में किसानों को अपने कृषि उत्पादों की बिक्री के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी का भी शानदार मौका मिला। और देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। राजधानी नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में चल रहे तरंग कृषि मेले का शानदार तरीके से समापन हो गया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर देश भर के किसान उत्पादक संगठनों, कृषितर उत्पादक संगठनों ने नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में स्टॉल लगाए, जो काफी किसानों के लिए अपने उत्पादों की बिक्री के लिए काफी फायदेमंद रहे। तरंग मेले के समापन में भाग लेने आए नाबार्ड के उप महाप्रबंधक विजय कुमार पावा ने कहा कि इस तरह के 20-25 मेले अलग अलग राज्यों में लगा चुके हैं। 50 के करीब कुल मेले लगाने का लक्ष्य है। नाबार्ड का हमेशा ये प्रयास रहा है कि सभी को साथ लेकर चलना। हम सभी किसानों को, जो जितने एफपीओ बने हैं अभी, नाबार्ड इससे पहले भी 20-25 जगह लगा चुका है। टोटल हमारा जो टारगेट था वो 50 जगह लगाने का ये मेले था, जिसमें से 25-26 जगह हम लगा चुके हैं। विजय कुमार पावा ने कहा कि एफपीओ और ओएफपीओ किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में जोड़ने के लिए सभी का ओएनडीसी रजिस्ट्रेशन किया गया है, ताकि उनके उत्पादों को बेचने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। विजय कुमार पावा ने कहा कि देश भर में नाबार्ड ने तकरीबन 7,000 एफपीओ बनवाए हैं। सरकार के प्रयास है कि 2025 तक 10,000 एफपीओ बना लिए जाएंगे। हमारा ये प्रयास है कि इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जैसे कि भारत सरकार ने भी ओएनडीसी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से इन सभी का हम वहाँ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिससे कि ऑनलाइन भी अपने उत्पादों को बेच सकें। पूरे देश में नाबार्ड द्वारा लगभग 7,000 के ऊपर एफपीओस बन चुके हैं और हमारा ये प्रयास है, जैसे कि सरकार द्वारा 2025 तक 10,000 एफपीओस का टारगेट है, 10,000 एफपीओ बनाने का है। उसी क्रम में हमारे जो ये प्रयास चल रहे हैं। तरंग मेले में स्टॉल का अवलोकन कर रहे नाबार्ड के उप महाप्रबंधक कुलदीप चंद ने भी स्टॉल पर लगे उत्पादों की खरीदारी की। ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर किसान हाट में, जो हमारे एफपीओ आए हैं पूरे कंट्री से, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है और नेचुरल प्रोडक्ट है। तो मैं अपने आप भी इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहा हूँ। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये मतलब बिल्कुल प्योर है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और सभी लोग जो भी यहाँ आ रहे परचेज कर रहे हैं। मैंने अपने आप देखिए अच्छे से परचेज किए हैं। तरंग मेले में मौजूद नाबार्ड की सहायक महाप्रबंधक मीनाक्षी मीना ने कहा कि मेला काफी सार्थक रहा। मेले में एफपीओ किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री के साथ डिजिटल नेटवर्क से जोड़कर बाजार की संभावनाएं बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये मेला बहुत ही सार्थक रहा। कल भी फुटफॉल बहुत अच्छा था और आज भी आप देख ही सकते हैं, काफी लोग आ रहे हैं और किसानों को बहुत ही सार्थक रहेगा, क्योंकि उनके प्रोड्यूस तो वैसे लोग खरीद भी रहे हैं और डिजिटल ऑनलाइन मार्केट में भी ये लोग उपलब्ध करवा पाएंगे। मेले में मौजूद नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक नीरज बछेर ने कहा कि
मेले में 12 राज्यों के एफपीओ किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री के साथ डिजिटल नेटवर्क से जोड़कर बिक्री की संभावनाएं बढ़ाने का काम हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, नाबार्ड क्षेत्रीय नई दिल्ली ने तो ये 3 दिन के लिए मेला चलाया है। इससे पहले भी हमने दिसंबर में दिल्ली हाट में चलाया था 3 दिन के लिए मेला, उसमें भी बड़े अच्छा सक्सेसफुल रहा एफपीओ का, बड़े अच्छी उनकी सेल्स हुई थी। तो अभी भी अच्छा बहुत रिस्पांस आ रहा है। तरंग मेले में राष्ट्रीय बीज निगम का भी स्टॉल लगा, जहां किचन गार्डन से जुड़े बीजों की खरीद की भारी मांग रही। लोग पौधों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उन्हें थोड़ा और भी तरह के अलग तरह के प्लांट्स चाहिए थे। फिर जो हमारे सी पैकेजिंग है वो कह रहे थोड़े स्मॉल होते तो ज़्यादा सही होता। कुछ लोग हमारे किचन गार्डन पसंद कर रहे हैं, जिसमें कि हम 6 तरह की सब्जियां उपलब्ध करवा रहे हैं, और उनको साथ ही जानकारी के लिए उन्हें पैम्पलेट भी हम प्रदान करा रहे हैं, जिसमें कि वो सीड रेट या फिर घर पे वो कब लगा सकते हैं, उसमें कितना पानी, उसमें कितना दर देना है, वो सारी उनको जानकारी मिल रही है। तरंग मेले में कश्मीर के अखरोट प्रसंस्करण करने वाले एफपीओ किसानों और मध्य प्रदेश से आए एफपीओ किसानों ने तरंग मेले को बिक्री लिहाज से उपयोगी बताया। वहीं अन्य प्रगतिशील किसानों व स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं ने भी मेले का अवलोकन किया। किचन गार्डनिंग से रिलेटेड यहाँ पे किटें हैं, जिनको लेकर के हम लोग अपने घर पर ही अपनी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि मैं जैविक खाद पे काम कर रहा हूँ, तो जैविक किचन गार्डनिंग हो सकता है, जो अपने छत पर कर सकते हैं, अपने टेरेस गार्डन और क्या नाम घर पर अपने लॉन में भी कर सकते हैं। ये ग्रीन्स वगैरह, माइक्रो ग्रीन्स वगैरह, ये यहाँ पे हमने देखा। और किचन गार्डनिंग का जो सीड की किट है, ये हमने यहाँ पर देखी है। हमारा जो एफपीओ है ये वॉलनट प्रोसेसिंग पे काम करता है, तो हम यहाँ पे नाबार्ड की सेंटर सेक्टर स्कीम के तहत आए थे, ताकि हम अपनी जो प्रोडक्ट है उनको एक्सप्लोर कराए, और हमारे पास बाहर से जो है ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आए और हमारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। हमारे ज़्यादातर महंगे प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें हमारा सैफरन, सलाजीत, हनी हुआ और जो अनारदाना, बहुत सारे प्रोडक्ट है जिन पे जीआई टैग है। स्टॉल मिला है, हमारा जो प्रोडक्ट है तो उसके लिए पोशाक हो रहा है। विंध्याचल का प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ से है। अभी हम मिलेट में काम कर रहे हैं, और कच्ची घानी सरसों का तेल है, और सर मसाला है, और धनिया पाउडर है, और इसी में हमारा एफपीओ में 1056 मेंबर हैं। उसी में हम किसानों को प्रमोट कर रहे हैं मिलेट की तरफ। जब से सरकार ने मिलेट को प्रोत्साहित करना शुरू किया, तो हम लोग भी किसानों को जागरूक करना शुरू किया और मिलेट में काम अच्छा करें। नाबार्ड, एसएफएसी और ओएनडीसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित तरंग प्रदर्शनी सह मेला 18 मार्च तक चला। तरंग मेले में किसानों और अंतिम उपभोक्ताओं को एक साथ लाने की परिकल्पना की गई थी, जिसमें बिहार, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से आए 45 एफपीओ, ओएफपीओ ने भाग लिया। मेले में बाजरा उत्पाद, हर्बल गुलाल, हल्दी, सरसों का तेल, आवश्यक तेल, केसर, बादाम, अखरोट, बेडशीट, कुर्ता, प्रामाणिक शहद और मसालों जैसे विभिन्न प्रकार के उत्पादों की जमकर बिक्री होने के साथ किसानों को खरीद के ऑर्डर व डिजिटल कनेक्टिविटी का अवसर मिला। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय तरंग मेले का शानदार समापन हो गया। इस मेले में देश भर से आए 45 एफपीओ फार्मर्स ने केवल अपने स्टॉल लगाए, बल्कि अपने अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर बाजार की संभावनाएं भी तलाशी। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से एक और जहां देश भर के किसानों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को किसान उत्पादक संगठनों के जरिए साकार करने का उत्कृष्ट कार्य भी होता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुमित धुमान के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री किसान योजना किसानों भाइयों के लिए वरदान बन रही है। योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के 15.67 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिल रही है। फूलों की खेती करके कैसे किसान भाई न केवल बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि अपनी कला से लोगों का मन भी मोह सकते हैं। ऐसे ही कुछ नजारा देखने को मिला जब श्रीनगर की वादियों में बसा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए खोल दिया गया। रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूलों की चमक देखते ही बनती है। देश भर से आए पर्यटक इस मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे हैं। सिराज बाग के नाम से प्रसिद्ध इस गार्डन में 70 से अधिक ट्यूलिप की प्रजातियां मौजूद हैं।
और दिल्ली में अर्थ आवर के दौरान 206 मेगावाट बिजली की बचत की गई है। इस दौरान दिल्ली के प्रसिद्ध स्मारकों, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर समेत कई जगहों पर शनिवार की रात 8:30 से लेकर 9:30 के बीच लाइटें बंद कर दी गई। इसके अलावा लोगों ने अपने घरों की बत्ती भी इस दौरान बंद रखी। इस तरह दुनिया भर के अरबों लोगों ने दिल्ली वासियों के साथ साथ अर्थ आवर मनाने में शिरकत की। देश में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के मामले में देश में ख्याति प्राप्त SKN कृषि महाविद्यालय जबनेर की नवीन वेबसाइट का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद SKN कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने जबनेर महाविद्यालय की वेबसाइट का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि वेबसाइट पर उपलब्ध शोध संबंधी जानकारी किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्र से लोग घर बैठकर महाविद्यालय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ये विद्यार्थियों, प्राध्यापकों के लिए भी एक मददगार टूल साबित होगा। SKN कॉलेज के डीन एवं संकाय अध्यक्ष डॉक्टर MR चौधरी ने वेबसाइट लॉन्च के अवसर पर कहा कि इस वेबसाइट से वह महाविद्यालय को बेहतर बनाने में एक कदम और आगे बढ़े हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए सांख्यिकी विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर किरण गौर, डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज के डीन डॉक्टर अतरुद्दीन, ABM कॉलेज के डीन डॉक्टर RP जाट व महाविद्यालय के सभी विभाग अध्यक्ष, प्रोफेसर व डॉक्टर BR बधाला सहित सभी सहायक प्राध्यापकों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में लगभग 60 रेडी छात्रों व 62 प्रोफेसरों ने भाग लिया। SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर, जिसका बहुत पुराना इतिहास है, बहुत ही पुराने कॉलेजों में इसका नंबर आता है। इसकी स्थापना आज़ादी से पहले 1947 में हुई और अभी तक हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर की SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर की वेबसाइट जो हमने नई बनाई थी, लेकिन अब हमने SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की एक अलग से वेबसाइट बनाई है जो बहुत ही अत्याधुनिक और पूरी सारी चीज़ों का उसमें ध्यान रखते हुए उसको बनाया गया है। उसका हमने विमोचन किया और इस प्रकार से ये जो वेबसाइट है, ये सिर्फ ये नहीं कि फैकल्टी के लिए लाभदायक है, ये स्टूडेंट्स के लिए इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है और यहाँ तक कि किसानों के लिए भी वेबसाइट बहुत ही जो है ना लाभदायक सिद्ध होगी। वो कोई भी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट से ले सकते हैं, देख सकते हैं। और विश्व जल दिवस पर श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जल बचत पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने स्टाफ व विद्यार्थियों को दिलवाई जल बचत पर शपथ। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने जौबनेर महाविद्यालय के विश्व जल दिवस के कार्यक्रम में जल के महत्व के विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि जहां पानी होता है वहीं जीवन होता है। पानी की खपत पर बात करते हुए डॉक्टर बलराज सिंह ने कहा कि दैनिक दिनचर्या जैसे नहाने में 15%, फ्लश में 29%, बर्तन धोने में 15%, 19% कपड़े धोने में 17%, बागवानी में 3%, खाना बनाने में व 2% पीने में पानी की खपत होती है। इस ग्रे जल को पुनः उपयोग में कृषि में इसका उपयोग किया जा सकता है। अपने व्याख्यान के दौरान उन्होंने पानी की उपलब्धता, उसके उपयोग, भविष्य व चुनौतियों के विषय पर प्रकाश डाला। के अवसर पर हमने SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर के अंतर्गत पूरा स्टाफ और जो हमारे छात्र हैं MSc, PhD, BSc के छात्र, उनको उनके साथ मिलके वर्ल्ड वाटर डे को बहुत ही उल्लासपूर्ण रूप से मनाया और इसमें बच्चों ने भागीदारी की और मैंने व्यक्तिगत रूप से पानी के महत्व को देखते हुए बच्चों को पूरा एक प्रेजेंटेशन दिया कि पिछले 75 साल से पानी का क्या स्टेटस रहा है, पानी की उपलब्धता और क्यों ये जो है वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, 1993 में क्यों शुरुआत हुई और 22 मार्च को ही क्यों इसको मनाया जाता है। फिर घरेलू उपयोग में पानी का कैसे सदुपयोग हो, वर्तमान में क्या चीज़ें चिंताजनक है, इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर में पानी का कैसे उसका सदुपयोग हो, उसकी उपयोगिता, वाटर यूज एफिशिएंसी और कैसे बढ़ाई जाए और दूसरे सेक्टर्स में भी
क्या क्या आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है, इस विषयों को लेकर मैंने व्यक्तिगत रूप से और डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और फैकल्टी चेयरमैन डॉक्टर एम.आर. चौधरी साहब ने भी इस विषय में अपने विचार रखे और छात्रों ने भी इसमें पानी को लेकर इस अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर कई स्लोगन बच्चों ने बताए और पानी के महत्व और उसकी उपयुक्तता के विषय में भी बच्चों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। बता दें कि ज्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में उड़द की बिकवाली हुई। भाव की बात करें तो शनिवार को उड़द के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए, वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के अनुसार उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की गाजियाबाद मंडी में 22 मार्च को उड़द का भाव रहा 9,100 रुपए, जो कि 23 मार्च को भी बिना किसी बदलाव के 9,100 रुपए पर टिका रहा। राज्य की हरदोई मंडी में 22 मार्च को उड़द का भाव रहा 8,775 रुपए। 23 मार्च को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 8,800 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही कानपुर मंडी में 22 मार्च को उड़द का भाव रहा 9,060 रुपए, जो कि 23 मार्च को 10 रुपए टूटकर 9,050 रुपए हो गया। केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 मार्च को उड़द का भाव 12,600 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 23 मार्च को उड़द का कारोबार 8,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। बता दें कि दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,06,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,00,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 94,000 टन की कमी देखने को मिली है। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में शनिवार को धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की लखनपुर मंडी में 22 मार्च को धान का भाव रहा 1,800 रुपए, जो कि 23 मार्च को भी 1,800 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की नगरी मंडी में इस दौरान धान के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 22 मार्च को धान का भाव रहा 2,140 रुपए, जो कि 23 मार्च को 10 रुपए बढ़कर 2,150 रुपए हो गया। गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 मार्च को धान का भाव 2,075 रुपए पर टिका रहा। राज्य की देवगढ़ बारिया मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां 22 मार्च को धान का भाव रहा 1,655 रुपए, जो कि 23 मार्च को भी 1,655 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहां की फतेहपुर मंडी में 22 मार्च को धान का भाव रहा 2,190 रुपए, जो कि 23 मार्च को 7 रुपए गिरकर 2,183 रुपए हो गया। वहीं राज्य की लखीमपुर मंडी में भी 23 मार्च को धान का भाव 10 रुपए टूटकर 2,160 रुपए से 2,150 रुपए पर पहुंच गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1,238.15 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 119.40 लाख टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान धान की पैदावार 1,357.55 लाख टन रही थी।
और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। गुजरात में गन्ने की खेती के लिए खेत तैयार करें। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान धान के खेत से खरपतवार निकालें। धान में 5 से 7 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। वहीं अरहर के खेत में सिंचाई करें। अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। गुजरात में चने की तैयार फसलों की कटाई कर लें। साथ ही मूंग की बुआई करने का समय सही है। किसान बीन की तुड़ाई कर सकते हैं। यहीं केले के बागों में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में केले के बागों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। गुजरात में बाजरे की बुआई कर लें। राजस्थान में जीरे की कटाई कर लें। वहीं चने की कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वार की बुआई करें। किसान बाजरे की भी बुआई करते रहें। यहाँ खीरे की बुआई कर लें। साथ ही प्याज के खेत की देखभाल करते रहें। राजस्थान के किसान तोरई की बुआई करें। यहीं खरबूजा भी बोए। अभी जौ के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों की कटाई करें। दूसरी ओर किन्नू के बागों से खरपतवार निकाल सकते हैं। यदि बात करें गन्ने की, तो गन्ने की बुआई करने का समय उपयुक्त है। राजस्थान में लाल मिर्च की बुआई करते रहें। किसान लौकी की बुआई कर लें। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। देश भर में ईसाई समुदाय के लोगों ने पाम संडे का त्यौहार मनाया। केरल के तिरुवनंतपुरम के सेंट जोसेफ मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल में लोगों ने प्रार्थना की और हाथों में खजूर की डालियां लेकर जुलूस निकाला। गुजरात के अहमदाबाद स्थित टीआरपी मॉल में देर रात भीषण आग लगी। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। रात भर दमकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दिल्ली कैंट इलाके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इनके पास से 3 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। धार्मिक नगरी काशी स्थित सेंट मैरीज चर्च के परिसर में स्थित बिशप हाउस में रमजान के मौके पर इफ्तार की दावत का आयोजन किया गया, जिसमें हर धर्म के लोग सम्मिलित हुए। इसमें विदेशी मेहमानों के साथ साथ महिलाओं ने भी भाग लिया। दिल्ली में होली के त्यौहार को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाको चौबंद बंदोबस्त किए हुए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा एंटी ड्रंक एंड ड्राइव अभियान भी चलाया जा रहा है।
उत्तराखंड के थारू जनजाति में वर्षों से होली मनाने की अनूठी परंपरा चली आ रही है। यह अनूठी होली 2 हिस्सों में खेली जाती है। थारू समाज के लोग यहाँ जिंदा होली और मरी होली खेलते हैं। होलिका दहन से पहले जिंदा होली और होलिका दहन के बाद मरी होली खेली जाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाया है। सिंगापुर में डॉक्टर जयशंकर ने साफ कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भारत अब बिल्कुल सहन नहीं करेगा। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि केजरीवाल का जो सफर स्वराज से शुरू हुआ था वो शराब पर खत्म हुआ। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की भस्म आरती में फूलों की बारिश की गई। भस्म आरती के दौरान मंदिर के पट खुलते ही पंडित पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जल अभिषेक किया। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार की रात यहां जैश ए मोहम्मद के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।